स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अब दर हकीकत में हम ये देखेंगे कि किस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कह सकते हैं और किसको इरिवर्सिबल कह सकते हैं। जब हमारे पास कोई प्रोसेस, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्रोसेस हो रहा है और ये स्टेट ए से बी में और बी से सी में और सी से समथिंग, लेकिन वापस जाके ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, वी विल से द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। जिस पाथ को इस प्रोसेस ने और जिन पैरामीटर के तहत ये ए से जाके बी में गया था, मिसाल के तौर पर ए से बी में गया था, जिन पैरामीटर और जिन कंडीशन के तहत उसी के थ्रू ये वापस ए में आया, सो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन इसके बरक्स अगर मेरे पास ए से बी में गया और इनके कंडीशन पैरामीटर्स सराउंडिंग के अंदर किसी किस्म की तब्दीली आई, सो वी विल से इवन अगर ये बी से ए के ऊपर वापस आए लेकिन इसके अंदर सराउंडिंग के अंदर एक्सटर्नल कुछ चेंजेज आया या एक्सटर्नल या इंटरनल, सो वी विल नॉट से दिस इज रिवर्सिबल बट वी विल से दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि एक पेपर है और पेपर को मैंने जलाया। जलाने के बाद पेपर को हम ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं ला सकते हैं, ओरिजिनल शक्ल में नहीं ला सकते हैं, सो दिस इज इरिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस। ये तो केमिकल प्रोसेस है। इसको मजीद वाज़ेह करने के लिए, मजीद एलाबोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एडियाबेटिक प्रोसेस ड्रॉ करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, एडियाबेटिकली एक सिस्टम हमने कंसीडर किया। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर मेरे पास ये एक मेम्ब्रेन है और यहां पर मेरे पास गैस है। ये गैस इस वक्त जो इसका टेम्परेचर है वो T1 है और वॉल्यूम मेरे पास V1 है। इस मेम्ब्रेन की वजह से ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाला, दिस इज वैक्यूम और ये वैक्यूम मेम्ब्रेन है। ये बाहर की जो वॉल्स है मेरे पास ये वाले, ये कंप्लीटली हमारे पास इंसुलेटिंग वॉल्स है। क्या है, इंसुलेटिंग वॉल्स। इंसुलेटिंग वॉल्स इसलिए कि हमें पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में न तो थर्मल एनर्जी इस सिस्टम के अंदर जाएगी और न इस सिस्टम से बाहर आएगी, देयरफॉर हमने उसको कंप्लीटली इंसुलेट करने की कोशिश की है। अब हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर करते हैं कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है ये बस्ट कर जाता है और ये गैस यहां से एक्सपेंड हो जाती है। यकीनन जब गैस एक्सपेंड होगी और इस पूरे प्रोसेस को हम पीवी डायग्राम के ऊपर देखेंगे तो यकीनन ये वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा और टेम्परेचर भी यकीनन चेंज हो जाएगा, T1 से T2 में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इनिशियल स्टेट में T1 और V1 था, अभी फाइनल स्टेट में जब चला गया तो ये मेरे पास T2 और V2 में चला गया। नाउ मामला ये है कि चूंकि हमारा यहां कंसर्न है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, यहां पर याद रखिए कि चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो कोई एनर्जी इस सिस्टम में से न बाहर गई है न इस सिस्टम में अंदर आई है, लेकिन चूंकि मेम्ब्रेन जो है उसके बस्ट करने से, फटने से गैस एक्सपेंड कर गई है। फिर हमने क्या किया कि हम क्या करते हैं कि इस गैस को वापस कंप्रेस करना चाहते हैं ताकि वो जो हमारे पास यानी V1 वॉल्यूम से हम गए थे V2 में और T1 टेम्परेचर से हम गए T2 में, ताकि ये वापस मेंटेन हो जाए।
अब गैस को कंप्रेस करने के लिए यकीनन ये बात जरूरी है कि मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी सिस्टम वर्क के ऊपर करना पड़ेगा। जब मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि मेरे पास इनिशियल कंडीशन तो आ जाएंगे, यानी वॉल्यूम मेरे पास मेंटेन हो जाएगा। मैं बात वॉल्यूम की कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने बाहर से इस पे वर्क किया, एंड लेट अस कंसीडर ये वर्क आपका क्या हुआ, वो इंटरनल एनर्जी बढ़ने में लगा, तो अल्टीमेटली आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया, इस के साथ किसी दूसरे कोल्ड बॉडी को अटैच किया और टेम्परेचर भी आपका T1 पे आ गया। लेकिन यहां पर मामला ये है कि अब आपका सराउंडिंग चेंज हो गया। आपने बाहर से एनर्जी ली, यानी आप जिस रूट से गए थे उसी रूट से वापस नहीं आए, और फिर एंड में जाके आपने सराउंडिंग को कुछ एनर्जी दे भी दी। इसका मतलब ये हुआ कि सराउंडिंग आपका चेंज हो रहा है क्योंकि सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, और यकीनन कंप्रेशन के दौरान आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो इस वजह से आपके स्टेट जो है सराउंडिंग की एडिशन ऑफ एनर्जी की वजह से इफेक्ट कर रहा है। अगर हमारे पास ये जो एनर्जी है ये आपके इंजन को ड्राइव करे, यानी जिस इंजन के थ्रू हमने इस यहां पे वर्क किया और मेरे पास वॉल्यूम दोबारा रिटेन हुआ, तो यहां से जो एनर्जी अंदर बढ़ गई, अगर वही एनर्जी इस इंजन को चलाने में इस्तेमाल की जाए, इस इंजन को चलाने में इस्तेमाल की जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता है। केल्विन स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेसिफाई करता है कि हीट एनर्जी रिमूव फ्रॉम द गैस कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल वर्क। चूंकि वो कहता है कि वो एनर्जी जो हम किसी गैस से लेते हैं, रिमूव करते हैं, यानी गैस सिस्टम से जो एनर्जी रिमूव करते हैं उसको कंप्लीटली मैकेनिकल वर्क के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता है। यानी यहां पर जिस इंजन ने वर्क किया इस सिस्टम के ऊपर, अब टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उस एनर्जी को मैंने किसी दूसरे सब्सटेंस के जरिए, कोल्डर बॉडी के जरिए बाहर लिया और उसके जरिए मैंने अगर इंजन चलाया, हाँ अगर ऐसा हुआ कि टोटली वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई और उससे इस इंजन को हमने चला लिया, फिर तो पॉसिबल है। लेकिन केल्विन खुद कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम किसी गैस से थर्मल एनर्जी ले और उसको कंप्लीटली मैकेनिकल वर्क के अंदर चेंज कर दे। दस ये जो हमारे पास पूरा प्रोसेस है, वी विल से दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। बस मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिफाइन कर सकता हूं। A reversible process is one which can be retraced exactly reverse order without producing any change in the surrounding। यानी इस प्रोसेस को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाया जाएगा, लेकिन सराउंडिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सराउंडिंग पे फर्क पड़ता है तो ये प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इट इज इन इक्विलिब्रियम एट द ऑल स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन। जब ऑपरेशन होगा तो टोटली इक्विलिब्रियम में चलेगा। अ सक्सेशन ऑफ इवेंट व्हिच ब्रिंग्स द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड अ साइकिल। मतलब ये है कि आपका प्रोसेस ए से शुरू हुआ और ये वापस जाके उसी ए के अंदर आता है, कुछ स्टेप बीच में इंटरमीडिएट होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये साइकिलिक प्रोसेस है। अ रिवर्सिबल साइकिलिक इज द वन इन विच ऑल द चेंजेस आर रिवर्सिबल। तमाम चेंजेस अगर रिवर्सिबल है, मैंने पहले तस्करा किया था कि जिस रूट के थ्रू हम गए हैं और जिन कंडीशन और पैरामीटर्स को हमने यूज करते ए से हम बी की तरफ गए, उन्हीं कंडीशन उन्हीं पैरामीटर से हम बी की तरफ आएंगे। सो वी विल से द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। So I can say the process which cannot be retraced in the backward direction by reversing the controlling factor is known as irreversible process। So ये हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हमने कोशिश की कि ये हम एक्सप्लेन कर सकें। मैं अगर इसके एक एग्जांपल दूं हाई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो वो एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन ऑफ
केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। या इससे पहले मैंने एक बात की कि अगर हमारे पास एक पेपर है, उस पेपर को मैं जलाता हूं तो ये जो जलाने का प्रोसेस है ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है स्टूडेंट्स।